अभी हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपना मॉड्यूल 2। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठो अच्छे से और एनसीईआरटी पे लाइन टू लाइन मार्क करते चलो। हमारा क्या हुआ, एक वर्ड आ रहा है स्वीपिंग चेंजेस। स्वीपिंग का मतलब होता है बदलाव, मेजर चेंजेस। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो नेशनलिज्म था उसने एकदम से ऐसा बदलाव, स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना, ऐसा बदलाव किया जिसने सब पलट दिया। क्या पलट दिया था? द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। जो सामाजिक सोच थी, जो पॉलिटिकल स्फीयर था यूरोप का, उसने सब बदल दिया। जो मेंटल हालात थे उन्होंने उसको बदल दिया। किसने? नेशनलिज्म की भावना ने, राष्ट्रीयता की भावना ने। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। पहले क्या हुआ करती थी बच्चों? डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करती थी। उसके बाद इन्होंने क्या बना दिया? नेशन स्टेट। आगे यहां पे वर्ड लिखा ना, इन प्लेस ऑफ द, मतलब नेशन स्टेट से क्या बन चुके थे अभी? डायनेस्टिक एम्पायर बन चुके थे। ठीक है, तो देखिए ये बैड थिंग है ना, इसमें नीचे थम्स डाउन है, इसमें क्या है? थम्स अप है। नेशन स्टेट बन रहा है, इटली बन रहा है, इंग्लैंड बन रहा है, जर्मनी बन रहा है, ये नेशन स्टेट बन रहा है। ये किसके जगह पे बन रहे थे? एक डायनेस्टिक एम्पायर। ऐसे एक डायनेस्टिक एम्पायर का नाम जानेंगे ग्रीस में, जिसका नाम था ऑटोमान एम्पायर। एक नाम और देखेंगे हम अभी आने वाले समय में, हैब्सबर्ग एम्पायर, HABSBURG, हैब्सबर्ग एम्पायर। इस तरह से यहां पर डायनेस्टीज खत्म हो रही थी और उसकी जगह पे क्या आ रहे थे बच्चों? नेशन स्टेट आ रहे थे। इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं। लिखा है नेशन स्टेट वाज वन। अब सारी डेफिनेशन क्या होती है नेशन स्टेट की, है ना? तो ये जो स्टेटमेंट है ये बोर्ड में 3 मार्क्स में आ चुका है। स्टेटमेंट इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें 2 क्लियर वर्ड भी आ रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। तो लाइन क्या है, पहले लाइन को रीड कर लीजिए। Line says, a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history. ठीक है, तो यहां पर जब भी पेपर में पूछे डिफाइन अ नेशन स्टेट, या तुमको समझ में ना आ रहा हो नेशन स्टेट किसे कहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, नेशन स्टेट को डिवाइड कर दे रहे हैं 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट क्या है? देखिए डेफिनेशन में 2 पार्ट आ रहा है। एक आ रहा है कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी, और जो दूसरा पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? शेयर्ड हिस्ट्री। शेयर्ड हिस्ट्री। बच्चों कॉमन आइडेंटिटी का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कॉमन आइडेंटिटी मतलब हो गया बिलोंगिंगनेस। ठीक है, जब सब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे लोग हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं एक रील आई थी, रील वायरल हो रही थी कि उधर दुबई के ऊपर इजराइल वाले अटैक कर रहे थे। ठीक है, और वहां पे रात के 2 बज रहे थे। सारे इंडियंस जहां एक जगह रह रहे थे वो सब बाहर निकल आए कि देखो यार अटैक हो रहा है, सब कैमरा लेके वीडियो बना रहे थे। भाई उधर से एक कैमरामैन एक वीडियो बना रहा था, उसमें एक आदमी था भाई, वो लुंगी पहने हुए था। अब दुबई में लुंगी पहने हुए, नीचे कमेंट्स में स्क्रॉल किया, कमेंट में पड़ा हुआ था वो लुंगी वाला पक्का इंडियन है, वो लुंगी वाला पक्का इंडियन है। यार ये कैसे हुआ? लुंगी देख के हमने कैसे बोल दिया कि इंडियन ही है? कॉमन आइडेंटिटी। अच्छा, शेयर्ड हिस्ट्री क्या होती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये चाहे आप नॉर्थ इंडियन हो चाहे आप साउथ इंडियन हो, हमारी जो हिस्ट्री है वो कैसी है? वो शेयर्ड हिस्ट्री है ना? वो बराबर है, सबके लिए सेम है। चाहे वो ईस्ट इंडियन हो उसकी भी हिस्ट्री सेम है, क्योंकि हम इंडिया है। हमारी जो हिस्ट्री है वो कैसी है? पूरे इंडिया की इक्वल है, कॉमन है। तो नेशन स्टेट उसी कहेंगे जिसके पास कॉमन आइडेंटिटी हो, अपनी खुद की पहचान हो, प्लस एक शेयर्ड हिस्ट्री रही हो। ठीक है, ओके, यहां से आगे बढ़ते बच्चों। This commonness did not exist from time memorial. इतिहास से, टाइम मेमोरियल मतलब शुरुआत से, ये शुरुआत से नहीं है। It was the force through, ये पाई गई है through struggles, मतलब स्ट्रगल से, आंदोलन से, संघर्ष से, through the action of leader and the common people, जब कई सारे नेताओं ने, बहुत सारे कॉमन पीपल ने, हमारे जैसे कॉमन पीपल ने संघर्ष किया, आंदोलन किया है, तब जाके हमको ये कॉमननेस मिली है, ये आजादी मिली, ये नेशन स्टेट मिला। यूं ही नहीं मिल गया नेशन स्टेट। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर इसी के बारे में बच्चों। यहां से आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कब हुई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789 में। याद करिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या था? जब हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेसेल, जब किले पे अटैक किया गया था, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेसेल, तो वो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फिलहाल फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई है? 1789 में। बच्चों फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, जब आपको फ्रांस याद आता होगा, वाज अ फुल फोर्स टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द एब्सोल्यूट मोनार्च। मोनार्ची सिस्टम चलता था, मोनार्की सिस्टम चलता था। वहां पर एक राजा लुईस 16 हुआ करता था, दुष्ट क्रूएल। ठीक है, ओके। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन। जब डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई वहां पर,
नेशनल असेंबली बन गई है। तो ये जो ताकत थी, जो सत्ता थी, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सत्ता का स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर किसके पास हुआ? मोनार्की से फ्रेंच लोगों के हाथ में। अब जो सत्ता थी, जो ताकत थी, जो पावर थी, वो किसके पास आ चुकी है? सिटीजन्स के पास आ चुकी है। इसीलिए अभी आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ला पाट्रिया और ली सिटियोन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको देखते हैं, ला पाट्रिया और ली सिटियोन। ओके, यहां से आगे आया, अभी हेडिंग आई एनसीईआरटी में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, अब यहां पे लिखा है द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड द प्रैक्टिसेस। बहुत सारे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस आए दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है, जो 3-3 नंबर में एमसीक्यू में, असर्शन रीजन में, ट्रू फॉल्स में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया है। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रही थी 1789 में, उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत सारे नारे लगते हैं, आंदोलन दी, जैसे हमारे यहाँ डू और डाई गांधी जी ने दिया। वैसे ही इनके पास जो आइडिया था वो था आइडिया ऑफ ला पाट्रे। ला पाट्रे का मतलब क्या है? फादरलैंड। मदरलैंड नहीं, ला माट्रे नहीं दिया, ला पाट्रे दिया। ला पाट्रे का मतलब क्या है? द फादरलैंड। समझ में आ रहा है? यानी जो जमीन की जो सत्ता है ना, वो किसके हाथ में? पेरेंटल कंट्रोल किसके हाथ में? सब फादर के हाथ में। इंपॉर्टेंस इसको दी जा रही है, फादर को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अरे अभी आप देखोगे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुकी थी, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, वोटिंग राइट्स दिए गए थे, वीमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिले। वीमेन को वोटिंग राइट्स तो बच्चों बहुत बाद में मिले। मेन को वोटिंग राइट्स दिए गए थे, वो भी उन मेन को दिए गए थे जिनके पास खुद की रिच थे, जिनके पास खुद की जमीनें हुआ करती थी। ठीक है, इसीलिए बोला है द फादरलैंड। कभी मां की जमीन सुनी है क्या? तेरे बाप की रोड है, यही तो बोलते हैं ना हम लोग, तेरे बाप की रोड है क्या? मां की रोड सुना है? नहीं, रोड किसकी? यानी कॉन्सेप्ट किसका? फादरलैंड का। उसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट था, वो था ली सिटियोन का, जिसको बोलते हैं द सिटीजन, नागरिक। ये वर्ड पहली बार आया बच्चों। ये जो सिटीजन वर्ड है ना, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही पहली बार आया। सोचिए जरा, उसके पहले तक हम जैसे कॉमन लोगों को पता क्या कहते थे? सब्जेक्ट्स कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले क्या बोलते थे? सब्जेक्ट्स। अब क्या कह रहे हैं? सिटीजन। सब्जेक्ट, सोचिए, एक इंसान को सब्जेक्ट कह के बुलाया जाता था पहले फ्रांस में, और लेकिन अब क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट गलत वर्ड हो गया, बुरा वर्ड हो गया। अब क्या कह रहे हैं? सिटीजन। मतलब अब यार हम नागरिक हैं उस देश के। क्यों? वो देश पहचाना जा रहा है कॉमन हिस्ट्री, शेयर्ड हिस्ट्री की वजह से, कॉमन आइडेंटिटी की वजह से पहचाना जा रहा है। तो आइडियाज ऑफ द ली पाट्रे, ला पाट्रे एंड ली सिटियोन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एम्फेसाइज कर रहे थे नेशन की आइडेंटिटी को, उसकी कम्युनिटी को अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या हुआ? फ्रांस का एक ट्राई कलर फ्लैग बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो इनकी पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट को क्या बोला गया? नेशनल असेंबली। देखो पार्लियामेंट में लोग आ गए, पार्लियामेंट में सब बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिएगा, ये वो स्टेटमेंट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री वाला, बिलोंगिंगनेस वाला, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो क्या क्या पॉइंट थे? एक तो ला पाट्रे वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना, ली सिटियोन वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख कर आएंगे आप बोर्ड में? न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड। जब 10th का बोर्ड होगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, वो स्टेटमेंट आएगा, तो लिखोगे क्या? तब तो स्टेटमेंट लिखोगे ना, इसको नोट डाउन करो। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन, शपथ ली गई, मार्टिर्स कमोमरेटेड, जब ये जो शहीद हो जाते थे, इनकी जो मार्टिर्स, जो मार्टिर का मतलब क्या होता है? मार्टिर्स का मतलब शहीद। शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च 1931, शहीद भगत सिंह दिवस। याद करो क्यों मनाते हैं? ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो इनके बलिदान को भूले ना। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद लिखा है ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। ये सारा काम किया गया एक राष्ट्र के नाम पे। वो राष्ट्र क्या है? वो है फ्रांस, जिसकी कैपिटल है पेरिस। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन के पॉइंट में क्या लिखना है? अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया बच्चों। जस्टिस का डिपार्टमेंट दिया गया, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट दिया गया, लॉज यानी कानून बनाए गए। ठीक है, उसके बाद जो किताबें लिखी गई किस पे? जैसे कानून लिखा गया। हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काम किया संविधान लिखने का, संविधान को ड्राफ्ट तैयार किया उन्होंने, है ना, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। वैसे ही पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित कानून, रिटन कानून, लॉज किस देश के? कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का सबसे बड़ा? वो इंडिया का। तो यहां पर अब क्या हुआ? यूनिफॉर्म लॉज स्टार्ट किए गए फ्रांस में पहली बार। ये सब जो लॉज थे वो लिखे गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। जो कस्टम ड्यूटीज थी और जो ड्यूज थे उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कस्टम ड्यूटी क्या है? अगर एक ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य तक माल पहुंचाना है, गुड्स को पहुंचाना है, सर्विसेज देनी है, तो आपको बॉर्डर क्रॉस करते ही उस राज्य के, उस देश के अंदर ही अगर आप स्टेट टू स्टेट बॉर्डर क्रॉस करोगे ना, तो टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम देना पड़ेगा। हमारे यहाँ देखो, मध्य प्रदेश से यूपी चले जाओ, कितना भी गुड्स लेकर चले जाओ, क्या टैक्स देना पड़ता है क्या बॉर्डर पे? यूपी के बॉर्डर पे टैक्स नहीं, भाई आप से आओ तो टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे ही यहां पर भी, ठीक है, कस्टम को हटा दिया गया।
और पूरे विश्व का फ्रांस पहला कंट्री बन गया इन द वर्ल्ड, फर्स्ट कंट्री जहां पर इंट्रोड्यूस किया गया यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, पूरे विश्व में पहली देश बन गया फ्रांस, जिसने बोला नहीं आलू खरीदेंगे तो किलो में लाएंगे, अगर लेंथ नापेंगे बच्चों तो किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे या फिर सेंटीमीटर में नापेंगे। ये फ्रांस ने किया यूनिफॉर्म सिस्टम। क्यों दे रहे हैं ये सब सिस्टम? ताकि कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट हो सके कि आप फ्रांस के ऊपर के हिस्से में जाओ, ऊपर के हिस्से में जाओ तो वहां पे भी लेंथ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर चले, नीचे वाले हिस्से में जाओ तो वहां पे भी लेंथ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर चले, कॉमन आइडेंटिटी। क्लियर है? 4 पॉइंट तो यहीं पर हो गए। ओके, इसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों मॉड्यूल 3। तो हमारा 2 अध्याय खत्म हो चुका है सत्यनारायण भगवान का, ये तीसरा अध्याय है, बोलो जय। कथा का तीसरा अध्याय। अब यहां पर स्टार्ट हो रहा है, द रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। ये जो आंदोलनकारी थे, ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे बच्चों, ये क्या चाहते थे? खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? क्रुएलिटी, मतलब समझो क्रुएलिटी, निर्दयता जो है ना, डेस्पोटिज्म है लोगों का नहीं, राजाओं का। डेस्पोट कहते हैं ना, ही इज अ वेरी डेस्पो पर्सन, मतलब बहुत क्रूएल है। तो जो राजाओं की जो डेस्पोटिज्म था वो खत्म करना था। रिवॉल्यूशनरीज यही चाहते थे, आजादी चाह रहे थे। अच्छा, ये सब हो गया। उसके बाद लिखा है, व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन द फ्रेंच रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ द यूरोप। अब 1789 में रिवॉल्यूशन हो रहा है, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो रही है, नेशनल असेंबली बन रही है, तो क्या ये सब चीजें छुपी रहेंगी? नहीं, अलग अलग देशों में ये जो खबरें थी सिटीज में पहुंच रही थी, यूरोप के अलग अलग देशों में ये सारी खबरें पहुंच रही थी बच्चों। अब बात आती है, स्टूडेंट्स एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन्स क्लब। और जो बच्चे थे, जो छात्र थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, इन्होंने मिलकर एक क्लब चलाया, स्टूडेंट्स ने और मिडिल क्लास फैमिलीज ने। उसका नाम क्या रखा? जैकोबिन्स क्लब। बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैकोबिन्स क्लब के जो लीडर कहे जाते थे, मेन लीडर, उनका नाम था मैक्समिलन रॉबर्सपियरे। नाम नोट करिएगा, मैक्समिलन रॉबर्सपियरे। ठीक है, मैक्समिलन रॉबर्सपियरे। बच्चों अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम आएगा रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर, ठीक है, रीन ऑफ टेरर, आतंक का शासन। टेरर का मतलब होता है आतंक, और रीन का मतलब होता है शासन, आतंक का शासन। मतलब जो राजा लोग थे ना, जैसे लुईस 16 वगैरह, इन्होंने क्या किया, एक ऐसा बोला कि जो भी राजा के खिलाफ बोलेगा हम उसको जेल में डाल देंगे, उसको मरवा दिया, है ना, गिलोटीन से कटवा दिया, सब कुछ किया। रीन ऑफ टेरर उसको बोला गया था। उस समय जो लीडर इस रीन ऑफ टेरर के अगेंस्ट में आए, उनका नाम क्या था? बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उनका नाम था मैक्समिलन रॉबर्सपियरे। और वो खुद किसके लीडर थे? वो जैकोबिन्स क्लब के लीडर थे। जैकोबिन्स क्लब में कौन लोग हुआ करते थे? मिडिल क्लास और स्टूडेंट हुआ करते थे। एनसीईआरटी में इसको मार्क करिएगा, हाईलाइट करिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसी तरह से हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में भी ये जो फ्रेंच आर्मीज थी वो जगह जगह पहुंचने लगी, है ना। अब यहां से आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखिएगा। अब इस पूरी कहानी में एंट्री होती है घोड़े में बैठे नेपोलियन बोनापार्ट की। याद करो एनसीईआरटी का क्लास 9 का वो चैप्टर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहां से खत्म हुआ था? राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट जिस युद्ध में हारा था, इकलौता युद्ध 1815, बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, जो नेपोलियन की एंट्री होती है, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। नेपोलियन जैसे जैसे यूरोप में फैलाता गया अपने स्वेथ ऑफ द टेरिटरी, मतलब अपने राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को फैलाता गया, तो जो रिफॉर्म्स इसने फ्रांस में किए थे वो पूरे यूरोप में करता जा रहा था, है ना, पूरे यूरोप में। ओके, अब बच्चों उसके जो रिफॉर्म्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, उनके रिफॉर्म्स को हम याद करेंगे। बोर्ड में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2025 के पेपर में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, क्रोनोलॉजी अरेंज करो। तो सिविल कोड जो नेपोलियन ने अपने जितने भी रिफॉर्म किए उसकी जगह लिखा, और वो लिखा गया है जिस कोड में, उसका नाम है नेपोलियनिक कोड। और ये जो इसका ईयर था वो था 1804। नेपोलियनिक कोड कब आए थे? 1804 में। सर इसमें बातें क्या की गई थी? पहली बात, विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इसको डिड अवे। डिड अवे का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, खत्म कर दिया गया। अगर बर्थ से कोई अमीर है तो मतलब उसको जो प्रिविलेज, उसको जो छूट मिलती थी कि राजा का बेटा राजा है तो भैया उसको बहुत सारी छूट, उसको टैक्स नहीं है, वो सब खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया? नेपोलियन ने। तो मतलब जो प्रिविलेजेस थी, जो छूट दी जा रही थी बाय बर्थ, नेपोलियन उसको डिड अवे कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरा, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उसने कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया, नीचे से लेकर ऊपर तक सब लॉ के अंडर में आ गए। ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, जो जिसकी जमीन है उसकी जमीन पे किसी का हक नहीं हो सकता, कोई किसी का हक नहीं मार सकता। तो ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, ये बातें याद रखेंगे। नेपोलियनिक कोड पेपर में लिखने को आ चुका है, एमसीक्यू में आ चुका है, क्रोनोलॉजी में आ चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। और जहां जहां नेपोलियन का शासन था, फ्रांस के अंडर में, फ्रेंच कंट्रोल जहां जहां था, हर जगह ये नेपोलियन कोड लागू कर दिए गए। नेपोलियन अपने आप को खुद क्या कहता था? लिबरेटर ऑफ फ्रांस कहता था। आगे चल के ये थोड़ा दुष्ट हो गया, इसने जितने भी अच्छे काम किए सब रायता फैल गया सब पे। ओके, लिखा है और उसने क्या रिफॉर्म किए? उसने बच्चों इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। जितने भी टाउन्स में गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिए गए। सर ये गिल्ड क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है। देखिए पहले के समय में जैसे एक टाउन में जो सोनार होता था, जो गोल्ड स्मिथ होता था, जो वो गोल्ड बेचता था, वो उस पर मालिकाना हक होता था। एक सिटी में अगर 4 गोल्ड स्मिथ है तो सिटी में 4 ही रहेंगे, 5वां व्यक्ति आके उस सिटी में कारोबार नहीं कर सकता सोने का, डायमंड का, ज्वेलरीज का। क्यों? उस पे सारा हक किसका है? उस अकेले 4 गोल्ड स्मिथ का है। इस गोल्ड की जो गिल्ड होती थी ना, इनका जो ग्रुप होता था उसको गिल्ड कहा जाता था। चांदी का गिल्ड होता था, डायमंड का गिल्ड होता था। अगर लोहे का कोई काम कर रहा है उसका गिल्ड चलता था। किसी दूसरे व्यक्ति की एंट्री नहीं हो सकती उस टाउन में जब तक। इसीलिए नेपोलियन ने क्या किया? इन पे लगा दिया नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद नेपोलियन अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल कौन होते हैं बच्चों? फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल का मतलब होता है सामंतवाद। सामंतवाद है ना, सामंत मतलब दास प्रथा। जैसे हमारे यहाँ दास प्रथा, वही सामंतवाद है, वही फ्यूडल सिस्टम है। एक राजा होगा, उसके अंडर में कई सारे लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, टैक्स कलेक्ट कर रहे होंगे गरीबों से। तो ये राजा का जो दास वगैरह होता था, इसको क्या कहा जाता था? फ्यूडल सिस्टम। ये स्टार्ट किया था अंग्रेजों के द्वारा, स्टार्ट किया गया था फ्यूडल सिस्टम, है ना। तो ये खत्म कर दिया नेपोलियन ने। ही अबॉलिश का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। He freed peasants from serfdom and manorial dues। जो ड्यूज, जो मोनार्चीज को जो पैसे देने पड़ते थे, मोनारियल ड्यूज कहा जाता था, उसको जो टैक्स देना पड़ता था किसानों को, वो भी खत्म कर दिया, मोनारियल ड्यूज खत्म कर दिया। इसके अलावा सर्फडम, सर्फडम मतलब होता है दास, नौकर, है ना। ये जो नौकर वाला सिस्टम था उसको भी खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? नेपोलियन ने। ठीक है। तो ये सब नेपोलियन के अच्छे अच्छे काम थे बच्चों। अब क्या है, ये जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो आर्टिशियन हुआ करते थे, जो वर्कर्स थे, जो पीजेंट्स थे, ये इंजॉय करने लग गए। अरे उनको तो लग रहा था भाई नेपोलियन तो बड़ा अच्छा आदमी है, नेपोलियन तो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है ना। वो एंजॉय कर रहे थे फ्रीडम को, नई नई फ्रीडम मिली थी, एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, अब बच्चों क्या करते हैं? देखिए, बिजनेसमैन एंड द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज। ये अच्छे पॉइंट है। नेपोलियन, जो नेपोलियन कोड आप लिखोगे उसके प्लस पॉइंट में जब जाओगे तो ये 3 पॉइंट्स को याद रखना। बिजनेसमैन क्या एंजॉय कर रहे थे? उनको किस चीज की छूट मिल रही थी? उन्होंने रियलाइज किया यूनिफॉर्म लॉज को। अरे वाह, कानून तो सबके लिए समान हो गए, बराबर हो गए। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, गोल्ड के जो गिल्ड हुआ करते थे उनको बड़ी प्रॉब्लम आती थी। ग्राम किलोग्राम सिस्टम चालू कर दिया नेपोलियन ने, उसके बाद उनको प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। 1 किलो अगर सोना इनको बेचा है तो भी इक्वल है, 1 किलो इनको बोला, दोनों के 1 किलो बराबर हो गए। स्टैंडर्ड। एक कॉमन नेशनल करेंसी, और करेंसी को क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। मार्क करेंसी चलवाई थी स्टार्टिंग में, है ना। लिवरे याद करो, LIVRE, लिवरे चलती थी। अभी तो क्या चलती है? यूरो चलती है। ओके, तो इससे सब कुछ अच्छा हो गया। एक रीजन से दूसरे रीजन तक ये सब ट्रांसफर होने लग गया। अब बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 4। एनसीईआरटी का पेज पे जाइएगा, देखिएगा हेडिंग, है ना। ओके, उसके बाद क्या है? हाउएवर इन द एरियाज कॉन्क्यूर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड। यार ये जो नेपोलियन जो भी कुछ कर रहा था ना, कुछ लोग इसको अच्छा कह रहे थे, कुछ लोग उसको बुरा कह रहे थे। मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे थे अलग अलग जगह से। जहां जहां नेपोलियन ने जीते थे सब जगह से मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे थे बच्चों। ठीक है, मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे थे। अब समझते हैं जरा। बाय द टाइम, कुछ समय बाद क्या हुआ? नेपोलियन ने जो खराब काम किए, पहला, ही इंक्रीज्ड टैक्सेशन। उसने टैक्सेस को क्या कर दिया? बढ़ाया। अरे यार खुद सोचो, अगर तुम्हें अपने जो तानाशाही अपनानी है, अपनी आर्मीज को कंट्रोल करना है, इतने सारे वो देशों को जीत रहा था, आर्मी चाहिए ना। आर्मी कैसे आएगी? पावर, पैसा, पैसा। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। कहते हैं पावर कम्स फ्रॉम पैसा, मनी। ओके, तो टैक्सेशन को क्या कर दिया बच्चों? बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाओगे तभी तो पैसा आएगा। सेंसरशिप लगाया। अब जो नेपोलियन के खिलाफ बोल रहा था, नेपोलियन ने खुद वही काम किया जो लुइस 16 कर रहा था। सेंसरशिप, बैन लगा देना। ही फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। डिस्क्रिप्शन सुना था, प्रिस्क्रिप्शन सुना था। सर ये कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है? जबरदस्ती भर्ती करना, किसी को जबरदस्ती रिक्रूट कर लेना, है ना, किसी को बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। आज के डेट में इजराइल एक ऐसा देश है, इसके अलावा भी यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज है जहां कंपलसरी कॉन्स्क्रिप्शन है कि भैया अगर आप 18 ईयर के हो चुके हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आर्मी में 1 साल के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि देश पे कभी कोई बात आ जाए तो जो पब्लिक है ना, वो नॉर्मली घर पे सोती मत रहे कि आर्मी वाले लड़ रहे हैं, मैं आराम से सो रहा हूं इसी में। वो भी क्या करे? हथियार उठाए, आर्मी लड़े देशों से, पब्लिक लड़े देशों से। ठीक है, तो ये उसने स्टार्ट किया। उसके बाद अगर आपको राज्य सरकार में नौकरी चाहिए, स्टेट सर्विस चाहिए, तो उसके लिए आपको आर्मी में ज्वाइन होना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी किया था। तो अगर इन सबको मिला दिया जाए
इट ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। उसने यार जितने भी बदलाव किए थे सिस्टम में ये सब आउटवे कर दिया, मतलब ये दबा दिया। इन 4 कामों ने उसके सारे अच्छे कामों को दबा दिया, आउटवे कर दिया। ठीक है तो अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप वर अंडर अरिस्टोक्रेटिक मोनार्चीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ व्हिच लिव्ड डाइवर्स पीपल। यार ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हर जगह पे डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी कैसे थी सर? भाषाओं में डाइवर्सिटी थी। देखिएगा, मग्यार बोली जा रही थी, क्रोशियन बोलते थे, सार्डिनियन बोलते थे, ग्रीस में ग्रीक है, स्लोवेनिया में स्लोविक है, टस्कन है, अल्बानियन है। टस्कन कहां पर? इटली में। इटली में भाषा है। फ्रेंच है, पॉलिश है। यार जितना बड़ा यूरोप और जितना बड़ा देश उतनी बड़ी उतनी सारी भाषाएं। अगर इतना कुछ है बताओ कॉमन आइडेंटिटी रही कहां गई? इतनी सारी डायलेक्ट्स बोल रहे, इतनी सारी बोलियां बोल रहे। डायलेक्ट का मतलब बोलियां बोल रहे हैं। लिखा है अदर दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। लोग भाषाएं अलग थी, जो इनके एथनिक ग्रुप्स थे वो भी अलग थे बच्चों, है ना, वो भी अलग अलग थे। अब आपको ये मैप दिख रहा होगा, ये नया मैप है। जैसे चेक रिपब्लिक की लैंग्वेज अलग है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जहां जहां चले जाओगे जो रेड बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रही है सबकी भाषाएं अलग थी। बच्चों यहाँ पे एक एम्पायर आई, इसको मार्क करिएगा एनसीईआरटी में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैब्सबर्ग एम्पायर, दैट रूल। ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर थी, जो हैब्सबर्ग एम्पायर है वो कहां रूल कर रही है? इन रेड देशों पे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, एंड इट वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड द पीपल। सोचो यार, एम्पायर एक ही है, कौन? हैब्सबर्ग एम्पायर, लेकिन वो रूल कहां कर रही है? हंगरी, रोमानिया। यार उसको भी तो दिक्कत होगी ना शासन करने में। क्यों? वो यहां जाएगा कुछ और भाषा बोलने, यहां जाएगा कुछ और भाषा बोलने। अरे करेंसी कुछ और चल रही है यहां पर, यहां कुछ और करेंसी चल रही है, तो दिक्कत तो होगी। किसको? हैब्सबर्ग एम्पायर को। तो ये पैचवर्क थी सर। ये पैचवर्क का क्या मतलब होता है? मिक्सअप हो जाना। ये मिक्स था, है ना। ओके, तो अब आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, ये पुराना मैप है यूरोप। अब तुम देखो, इसमें दिमाग खराब हो जाएगा। ये ऑस्ट्रिया है, ये कैरिन्योला है, ये क्रोशिया स्लोवानिया है, ये बॉस्निया है, बनात है, ट्रांसिल्वेनिया है ना, ये बुकोविना, गैलिसिया, मोराविया, बोहेमिया, सुडेनलैंड, टायरोल। अभी खत्म कर दिया क्या? कई देशों को ही खत्म कर दिया। क्यों? कॉमन आइडेंटिटी नहीं बन पा रही थी। सोचो ये यूरोप का पुराना मैप था, तुमको भेज दिया जाए कि जाओ भाई यूरोप घूम के आओ 10 दिन के टूर पे, फ्री में मैं भेजूं, तब भी तुम नहीं जाओगे। तुम्हें टायरोल से ऑस्ट्रिया जाना पड़ेगा, 10 तरह की करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। घूमने जाएंगे कोई नहीं, क्योंकि कॉमन आइडेंटिटी नहीं है। सारा जो कुछ हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए तो पढ़ रहे हैं, कॉमन आइडेंटिटी। ये दिख रहे हैं आपको, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सडेनलैंड, है ना, ये बोहेमिया, ये सब इंपॉर्टेंट उस समय की जगह थी। देखिए लिखा है, इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन। अल्पाइन एक क्षेत्र, ज्योग्राफी में पढ़ा है, अल्पाइन जहां पर बर्फ गिरती रहती है। टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सडेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रिडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। बच्चों एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट अमीर लोगों के द्वारा चलती है तो उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। जो वहां के अमीर लोग थे ना, जो रिच लोग थे ना, गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल, जो अमीर लोग थे वो सब कैसे थे? वो सब बच्चों जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। जो अमीर थे वो सब क्या बोलते थे? जर्मन। और अमीर देश, अमीर लोग कौन से? टायरल, ऑस्ट्रिया और सडेनलैंड के। इट आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ द लंबार्डी एंड वेनेशिया। बच्चों ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये जो देशों के, जो उस समय के क्षेत्र, देश तो नहीं बोलूंगा, क्षेत्र बोलूंगा, छोटे छोटे रीजन है, टाउन्स है, ये सब अमीरों वाले नाम आ रहे हैं। भैया अगर आप लंबार्डी और वेनेशिया में हो तो ये सब क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं? देख लो, इटालियन बोल रहे हो। अगर आप इन 3 अमीर राज्यों के हो तो क्या बोल रहे हो? आप जर्मनी बोल रहे हो। तो ये चीज है। अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये दिख रहा है लंबार्डी और वेनेशिया। तुम देख रहे हो ये कौन सा, ये सब किसमें मिक्स हो जाएगा? आगे चल के सब इटली के पार्ट बन जाएगा। अभी तो इतना बवाल है, वेनेशिया है और लंबार्डी है, लेकिन आगे चल के जब हम लोग यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, इटली का यूनिफिकेशन, तब देखोगे ये सब किसका पार्ट बन जाएगा? इटली का ही पार्ट बन जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो बड़ा बवाल था ना, स्टार्टिंग में तो पढ़ना ही पड़ेगा सब। ओके, अब देखो लिखा है, हंगरी की बात कर ले यार। हंगरी ये देश है जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। हंगरी में आधी तो जनता क्या बोलती थी? मग्यार बोलती थी। ठीक है, अलग अलग बोलियां। गैलिशिया की बात कर लो सर, ये गैलिशिया है। गैलिशिया में एरिस्टोक्रेसी क्या? अमीर, एरिस्टोक्रेसी मतलब अमीर लोग। एरिस्टोक्रेसी क्या भाषा बोलती थी? पोलिश। लिखा है, होला मी मानो जमानो में मुचो गुस्टो। समझ रहे हो? गुलाब जामुन खा लो, इसका मतलब मजाक कर रहा हूं। Besides these 3 dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of the subject peasant people. इसके अलावा नॉर्थ में देखो बोहेमियंस रह रहे हैं, और अगर वेस्ट में देखोगे तो स्लोवियंस रह रहे हैं, साउथ में देखोगे तो क्रोस भाषा बोल रहे हैं, और अगर इधर चले जाओगे ईस्ट में तो रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। और ट्रांसिल्वेनिया में कौन सी भाषा बोल रहे हैं? रोमन्स। इतनी सारी इंपायर, इतनी सारी भाषाएं, तो कहां से हो पाएगी कॉमन आइडेंटिटी? घूम फिर के बार बार वही चीज। ये जितना भी बवाल चल रहा है ना, ये जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन इसको आप रिवाइज करिए, नोट करिए,
लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।